आज हम CRPC के चैप्टर 5 के सेक्शन 51 से 60 तक करेंगे। सेक्शन 50 तक हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे सेक्शन 51 CRPC क्या कहता है। सेक्शन 51 कहता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा वारंट के तहत किसी मुलजिम को पकड़ लिया गया है और उस मुलजिम ने अपनी ज़मानत नहीं दी या वो ज़मानत देने में सक्षम नहीं है या दे नहीं पाया है, तो उस सूरत में उस आदमी का सर्च ऑफ पर्सन किया जाएगा। ये अरेस्ट जो है प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी हो सकती है, और सर्च करने पर जो भी चीज़ उसके पास पाई जाएगी उसकी एक रसीद लिखी जाएगी और उस रसीद में सारे आर्टिकल्स जो उसके कब्जा में पाए गए हैं उन सब को उस लिस्ट में दिखाया जाएगा और उसके ऊपर अरेस्टेड पर्सन के दस्तखत होंगे। इसे दूसरे शब्दों में जामा तलाशी कहते हैं। आम अदालत का शब्द है जिसमें जामा तलाशी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सब सेक्शन 2 इसका कहता है कि जब किसी महिला की तलाशी लेना ज़रूरी है तो ऐसी तलाशी शिष्टता के साथ, यानी शिष्टता को ध्यान में रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। सेक्शन 52 CRPC कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। जब किसी आदमी की तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन, आक्रामक हथियार जो है अगर मिलते हैं तो उन आक्रामक हथियारों को अपने कब्जा में लिया जाएगा और जब्त किया जाएगा। और जब्त करने के बाद उनको न्यायालय या अधिकारी को सौंपा जाएगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति पेश किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 53 है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। इन दो सेक्शंस को ध्यान से देखेंगे, सेक्शन 53 और 54 दोनों ही एग्जामिनेशन के हैं, जो पुलिस के द्वारा एग्जामिनेशन कराया जाता है। कि जब कोई आदमी अरेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति का रीजनेबल ग्राउंड मानते हुए दैट द एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस, ये मानते हुए कि इसका परीक्षण करवाने से कोई साक्ष्य मिल सकता है कि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान है या नहीं है। लड़ाई में हिस्सा लिया है तो चोट का निशान संभव हो सकता है जिसको अरेस्ट किया है। ये भी हो सकता है कि कोई और जो है इस तरह का कोई साक्ष्य मिल जाए, तो ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करवाया जाता है। और ये दरखास्त जो मेडिकल करवाने की है वो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी देगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। मैंने दे रहा है सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का आदमी ही ये दरखास्त जो है देगा। और वैन एवर द पर्सन ऑफ ए फीमेल इज टू बी एग्जामिन्ड, जैसा कि पहले कहा था सर्च के बारे में कि सर्च ऑफ ए पर्सन, अब यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि जब किसी महिला का एग्जामिनेशन होगा तो उसका एग्जामिनेशन भी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा या उसकी निगरानी में होगा। ये नहीं है कि कोई पुरुष डॉक्टर उसका परीक्षण करे, किंतु उसकी सहमति लेना अनिवार्य है और होगा महिला की निगरानी में। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, थोड़ा सा इसको देखेंगे कि सेक्शन 53A और 54 के बारे में का जिक्र करते हुए कहता है इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 53A एंड 54, यानी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सेक्शन जो है 53, 54 जो है इसी के बारे में है कि जब पुरुष जो अरेस्ट किया गया है उसका परीक्षण मेडिकल करवाना हो तो पुलिस वाले दरख्वास्त देते हैं और उस दरख्वास्त के ऊपर उसका वो किया जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि एग्जामिनेशन सेल इंक्लूड, कि एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जब ये एग्जामिनेशन कराया जाएगा तो खून का धब्बा, सीमन और लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब,
स्वाब के माने होता है पट्टी या फौआ वगैरह, जो मतलब रुई का फौआ वगैरह, उसे स्वाब बोलते हैं। तो पट्टी या फौआ, ताकि उससे खून की मतलब ये जाना जा सके कि किस ग्रुप का खून है, ये जाना जा सके कि क्या ये उसी चोट के दौरान का है, टाइमिंग्स जानने के लिए। तो उस स्वाब और सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर जो है विशेष रूप से लिया जाता है पसीना, बाल के नमूने, नाखून की कतरन, और वैज्ञानिक तकनीकों को ये जानने के लिए कि डीएनए प्रोफाइल में शामिल करने के लिए कि इन सारे तरह की चीज़ों का, इन सारे जो मैंने बताया, इनको जो है शामिल किया जा सकता है, और ये जो है मेडिकल परीक्षण में आते हैं और मेडिकल परीक्षण के लिए ये लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा जो डेफिनेशन दी है बी के अंदर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन दी है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो आदमी है जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, एक्ट नंबर 102 ऑफ 1956 के तहत स्टेट रजिस्टर में, स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर जो दर्ज है उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे। विशेष रूप से मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये सारे वही लोग होते हैं जिन्होंने MBBS या उसके ऊपर की जो डिग्री की है और उन्होंने फिर लाइसेंस लिया है, तो वो लोग जो है वहाँ पर दर्ज हैं। उन लोगों के द्वारा, या मतलब आगे ये शब्द भी आएगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी शब्द आएगा, तो मैं सेक्शन 53A में ये आएगा, वहाँ पर उस बात को थोड़ा सा डिटेल रूप में बताऊँगा। सेक्शन 53A क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो पहले सेक्शन था उसमें आम जनरल हर आदमी की बात थी, अब जो है मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात आई है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन सा? रेप के केस में जो अन्वेषण करेगा, जो मतलब MLR बनाएगा। तो ये जब मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रेप के केस में एक्यूज्ड की जांच करेगा, देखेगा, वो क्या है कि व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, जब किसी को रेप के केस में पकड़ा गया है या अटेम्प्ट टू कमिट रेप उसमें पकड़ा गया है, तो उसमें साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन ए हॉस्पिटल ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उसके द्वारा जो है वो किया जाएगा। और वही बात यहाँ पर फिर है कि सब इंस्पेक्टर से कम के रैंक का आदमी जो है ये दरख्वास्त नहीं दे सकता। और जब उसका MLR बनाया जाएगा, तो MLR के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना देरी किए, बिना विलंब के, तुरंत प्रभाव से मेडिकल करेगा, और उस मेडिकल का जो पर्चा बनाएगा उस पर्चे के अंदर ये चीज़ें ज़रूर उसको देनी होंगी: नाम, पता ऑफ द एक्यूज्ड और पर्सन बाय होम ही वाज ब्रॉट, कि कौन उसको लेकर के आया, और उसके बाद उस एक्यूज्ड की एज, कि किस एज का है, ये भी उसको देनी होगी। इंजरीज के जो निशान हैं वो सारे के सारे उसको दिखाने होंगे कि एक्यूज्ड के पर्सन के ऊपर, शरीर के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या निशान पाए गए। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम DNA प्रोफाइलिंग एक्सेट्रा, यानी ये जैसे नाखून लिया, स्वैब लिया, थूक लिया, पेशाब लिया, टट्टी लिया, इस सारे का भी विवरण दिया जाएगा। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, कि किस समय जो है मेडिकल शुरू किया गया और किस समय मेडिकल ख़त्म किया गया, ये समय भी उसके अंदर दिया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि प्रचलन के रूप में मैंने भी बहुत मेडिकल देखे हैं, आने का समय तो लिखा होता है लेकिन ये नहीं लिखा होता कि कितने टाइम में मेडिकल किया। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये काम की बात है, सेक्शन 53A के अंदर ये नोट करें कि मतलब टाइम भी देना ज़रूरी है कि कितने बजे आया और कितने बजे तक वो कंप्लीट किया। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट। मतलब वो तुरंत इसको करके IO को दे देगा और IO जो है मैजिस्ट्रेट को सौंपेगा। 173 की रिपोर्ट देते दफ़ा 173 में, यानी चालान देते समय वो उसमें मैजिस्ट्रेट को पेश करेगा। सेक्शन 54
ये भी मेडिकल संबंधी है, लेकिन पहले के 2 सेक्शंस में हमने पढ़ा 53 और 53A में कि दो सेक्शंस आर एज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस एंड दिस सेक्शन इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। जो आदमी पकड़ा गया है ये मेडिकल जो है उसकी मर्जी के अनुसार होता है, उसके कहने से होता है, और वो मेडिकल जो है पुलिस की रिक्वेस्ट पर होते हैं। पुलिस 2 कारणों से मेडिकल करवाती है। पहला कारण तो ये है कि उनका अपना भी बचाव है कि एक आदमी कल ये दरखास्त ना दे दे कि मेरे को ये चोटें पुलिस कस्टडी में मारी गई है, तो जब मेडिकल हो गया और तुरंत जो है बाद में भी मेडिकल होगा, हर 24 घंटे बाद मेडिकल होना है, या जो कोर्ट में पेश होगा तो उसमें वो आदमी दरखास्त दे करके कह सकता है कि मेरा मेडिकल करवाया जाए, इन्होंने इंजरीज जो है इस दौरान की हैं, तो इंजरीज का पीरियड आ जाएगा। तो एक तो पुलिस अपने बचाव में और दूसरा साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए, तो दोनों ही बातों में जो है ना उन सेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। और ये सेक्शन संबंध जो है ये आदमी अपनी मर्जी से करवा सकता है। जब किसी आदमी को अरेस्ट करके मेडिकल ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है तो वो मेडिकल ऑफिसर उसका मेडिकल करता है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, RMP जिसको कहेंगे। और इसमें एक प्रोविज़ो दिया गया है वही कि जब महिला कोई दरख्वास्त देती है एग्जामिनेशन के लिए तो उसका एग्जामिनेशन भी ओनली और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल मेडिकल ऑफिसर ही होगा। और दूसरा आदमी जो है इन केस द फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल ऑफिसर और RMP 2 शब्द हुए ना। मेडिकल ऑफिसर जो है मेडिकल के अंदर जो लगा हुआ है, RMP जो रजिस्टर्ड है, इवन दो ही इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ही कैन बी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल बॉडी आल्सो, ही कैन बी वर्किंग आउटसाइड आल्सो। 16 किलोमीटर के एरिया में किसी से भी मेडिकल करवाया जा सकता है। तो जुवेनाइल बच्चा जो है 16 साल से कम का, जब वो अपनी दरख्वास्त देता है तो उसके बारे में जब वो अरेस्ट होता है तो उसके बारे में जिस तरीके से ये कार्रवाई मेडिकल की होनी होती है उसमें प्रोसीजर दिया है। और उस प्रोसीजर का पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले 2013 4 ला हेराल्ड सुप्रीम कोर्ट पेज 31-31 के ऊपर इसका करार दिया है कि किस तरीके से जुवेनाइल का मेडिकल किया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेक्शन चम्मन 2 क्या कहता है। सेक्शन चम्मन 2 कहता है कि MLR में जितनी भी इंजरीज हैं उन सब का जिक्र और संभावित टाइम के कितने टाइम की लगी हुई हो सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, क्योंकि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार ये बताया जाता है कि अगर ब्लू कलर है तो कितने घंटे में चोट हो सकती है, रेड कलर है तो कितने घंटे की हो सकती है, ब्लैक है तो कितने टाइम की है, रेडिश है तो कितने टाइम की है। तो इस तरीके से वो टाइम और MLR में सभी इंजरीज का जिक्र किया जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन shall be furnished to the person arrested। उस आदमी को वो कॉपी दी जाएगी जो अरेस्ट हुआ है। एक कॉपी वो भी ले सकता है क्योंकि ये उसकी अपनी दरख्वास्त के ऊपर थी, उसकी अपनी रिक्वेस्ट थी कि आई शुड बी मेडिको लीगली एग्जामिन्ड। एक कॉपी उसको सप्लाई की जाएगी। वो मान लिया कि पुलिस वाले जो है कि लेकर के गए थे, पुलिस की कस्टडी में हुआ है, तो वो अपने रिश्तेदार वगैरह को वो कॉपी दे सकता है। पुलिस वाले लेना चाहें तो दूसरी कॉपी लेंगे, लेकिन वो कॉपी एक उसको सप्लाई होगी। उसके बाद सेक्शन 54A है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। जो आदमी पकड़ा गया है उसका आइडेंटिफिकेशन के ऊपर उसकी शनाख्त के बारे में हम रोज़ाना अदालत के अंदर सुनते हैं क्या परेड शनाख्त हुई थी। तो परेड शनाख्त जो है ये सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट के तहत होती है, लेकिन इसका के लिए रिक्वेस्ट या जो की जाती है और जो प्रोसीजर है
वो सेक्शन 54A में दिया गया है कि ऑल पर्सन्स नेम्ड इन द FIR नीड नॉट टू बी आइडेंटिफाइड। उनकी जो आइडेंटिफिकेशन परेड में उनको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको बाई ने कह दिया कि ए ने मेरा कत्ल किया, ए ने मेरे को चोट मारी है, या एक आदमी कहता है कि मेरे पिता का मर्डर फला फला ने किया जो हमने देखा, तो जिनका बाई नेम आइडेंटिफिकेशन हो चुका है उनकी जो है परेड शनाख्त करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये परेड जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट के तहत होती है। इसके ऊपर जो है केस ला है 2008 एक ला हेराल्ड सुप्रीम कोर्ट 140। और यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति का शनाख्त परेड हो रही है और वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है और उसको शनाख्त करने वाला आदमी भी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के शनाख्त करने के टाइम उसकी शनाख्त करवाते समय वीडियोग्राफी की जाएगी। इट शुड बी डन थ्रो वीडियोग्राफी, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और सेक्शन 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब किसी आदमी ने व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant, any person who may lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing। जब कोई SHO या ऊपर का पुलिस अधिकारी किसी अपने से अधीनस्थ को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि उसका विधि पूर्वक गिरफ्तारी की जाए और वो उस आदमी को आपको डेप्यूट करता हूँ अधिकृत करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए अधिकृत करता हूँ, तो उस आदमी को वो लिखित में आदेश देगा, देयर शुड बी ऑर्डर इन राइटिंग। और इसमें दूसरी बात यह है, जो सब सेक्शन 1 यानी जिसका मैंने ये कहा कि डेप्यूट जब किया जाएगा, नथिंग इन सब सेक्शन 1 सेल इफेक्ट द पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट ए पर्सन अंडर सेक्शन 41 में 9 बातें हमने बताई थी कि किन किन कारणों के ऊपर एक आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है। तो उन 9 वाली बात जो है ना यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एक आदमी को जो है किसी वारंट के तहत अरेस्ट किया जा रहा है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है, ही इज़ बीइंग अरेस्टेड अंडर द अथॉरिटी। तो इसलिए ये वो सेक्शन 41 वाले बात जो है इसके अंदर नहीं कंसीडर की जाएगी। अब सेक्शन 55A है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जब किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर ये कहा गया कि जो आदमी जिसने अरेस्ट किया है या जिसकी अभिरक्षा में वो रखा जाएगा, तो उस आदमी का ये कर्तव्य होगा कि वो उस अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की युक्त देखभाल करे। उसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि उसका हेल्थ का और रीजनेबल केयर वो कर रहा है कि नहीं, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी का रीजनेबल केयर उसका करना अरेस्ट करने वाले आदमी की ड्यूटी है। उसके बाद सेक्शन 56 है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। बहुत कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन यही है, इस सारे सेक्शन का क्रक्स यही है जैसा कि हेडिंग के अंदर दे दिया गया है। जब किसी आदमी को पकड़ा जाएगा तो बिना किसी देरी के वो मजिस्ट्रेट या पुलिस इंचार्ज के पुलिस ऑफिसर के सामने, जो SHO है उसके सामने, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है SHO के सामने पेश किया जाएगा। अब इसके अंदर जो है अब देखेंगे कि बिना देरी के शब्द है। ये नहीं है कि एक आदमी जो अरेस्ट करके रास्ते में अपने घर ले गया या बैठा रहा, अक्सर रोटी खा के जाइए फलान करके जाइए, नो, विदाउट डिले जो है उस आदमी को सीधा का सीधा मजिस्ट्रेट या SHO के सामने पेश किया जाएगा। अब सेक्शन 57 जो है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स।
और सेक्शन के अंदर जो है ना 24 आवर का जिक्र आया है। मैं आपको पहले भी 2-3 सेक्शन बता चुका हूँ और उन सेक्शंस का जिक्र कर देता हूँ कि सेक्शन 42(3) हमने पढ़ा कल ही। 42(3) के अंदर जो है ना 24 घंटे का जिक्र आया था। सेक्शन 167 हम पढ़ेंगे, उसमें 24 घंटे का जिक्र आएगा और यहाँ पर भी 24 घंटे का जिक्र आया। जो ये जब मैंने सेक्शन 42 बताया था तो उसमें भी मैंने सेक्शन 57 का जिक्र किया था। तो अब मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज of the case is reasonable and such period shall not in the absence of special order of the magistrate under section 167 exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from place of arrest to the magistrate's court। यानी जब वो आदमी अरेस्ट किया है वहाँ से चलने से लेकर जज साहब की कोठी तक पहुँचने तक 24 घंटे के अंदर अंदर वो जाना चाहिए, उससे 1 मिनट की भी देरी या ऊपर समय नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सेक्शन 58 है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। ये सेक्शन आम वकील से अगर आप बात करोगे तो बहुत कम लोग इस बात का ध्यान देंगे और बहुत कम लोग जो है इस बात को जानते मिलेंगे कि जब कोई आदमी एप्रीहेंड होता है यानी पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो पुलिस थाने का भार साधक यानी SHO उसकी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके आदेश पर उपमंडल अधिकारी को सूचना देगा। आपने देखा होगा कि जब FIR कटती है तो वो लिखते हैं कि कॉपी चाहरम तैयार की गई, यानी 4 कापियाँ तैयार की गई। एक SP को भेजी जाती है, एक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, एक जो है मतलब वहाँ मुलजिम को दी जाती है, एक जो है उनके अपने उसमें रहती है। तो वो एक जो है यहाँ DM को भेजने के लिए है और DM कह दे शुम रखनी है तो ठीक है, या DM के आदेश पर उपमंडल अधिकारी को भेजी जाती है। तो सेक्शन 59 डिस्चार्ज ऑफ ए पर्सन एप्रीहेंडेड, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसको डिस्चार्ज की बात ये कहता है कि किसी आदमी को जो पकड़ लिया गया पुलिस अधिकारी ने, जिसने गिरफ्तार कर लिया, उसको जब तक वो मुचलका या जमानत नहीं देता या मजिस्ट्रेट का कोई आदेश नहीं हो जाता डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। अब डिस्चार्ज के लिए मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहूँगा कि डिस्चार्ज का सेक्शन है सेक्शन 245 CRPC। तो इसके माने हम चार्ज 241 से शुरू होता है तो चार्ज से लेकर के डिस्चार्ज तक के सेक्शंस को पढ़ें इसके साथ ही। और इसी तरीके से एक साथ सारे सेक्शंस को अगर हम पढ़ते हैं तो इस CRPC का पढ़ने का मज़ा है। मतलब तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 245 CRPC जो है डिस्चार्ज का सेक्शन है। अब सेक्शन 60 की बात करेंगे, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, निकल भागने पर या पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति किस तरीके से प्रयोग की जाती है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि कल हमने सेक्शन 48 की बात की थी। सेक्शन 48 में क्या आया था कि एक आदमी पुलिस के कब्जे से भाग लिया, भागते भागते वो हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करके उत्तर प्रदेश या दिल्ली के बॉर्डर में प्रवेश कर जाता है। तो उन पुलिस वालों को भी अधिकार होगा कि वो भारत के किसी भी कोने में या किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कब? भागते भागते, यानी भागते हुए के साथ मतलब वो प्रवेश कर सकते हैं। ये नहीं है कि आदमी वो जुर्म करके दिल्ली के अंदर छुपा बैठा है और फिर वो आदमी जा करके यूँ ही मतलब वहाँ छापा मारें, ऐसा नहीं है। उनको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ के थाना के वहाँ के भारसाधक को कहना पड़ेगा कि इस तरीके से हमारा एक मुजरिम जो है आपके एरिया के अंदर रह रहा है और ये उसका पता है, आप उसको अरेस्ट कीजिए और हमारे हवाले कीजिए। तो इस प्रकार जो है उसको अरेस्ट करके फिर उनको सौंप दिया जाएगा। और दूसरा ये भी इसके अंदर आया, हम जब कल पढ़ रहे थे सेक्शन 48 पढ़ा था तो 47 भी पढ़ा था
और उस 47 में एक बात आई थी कि जब वो भागते भागते किसी के घर में बढ़ गया तो हम भी उस घर में बढ़ने का हमें अधिकार है और वो हमें रोक नहीं सकते। लेकिन यदि वो रोकते हैं तो हम खिड़की दरवाजे तोड़ करके या दीवार को तोड़ करके भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं और अपने मुलजिम को बरामद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर याद दिला दूँ, वहाँ पर एक बात हमने ये भी बताई थी कि यदि उस कमरे में महिला है तो उस महिला को पहले हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अब सेक्शन 60A है, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। ये नहीं है कि पुलिस चाहे जिस आदमी को अरेस्ट कर ले कैसे भी कर ले। कोई भी गिरफ्तारी संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार के सिवाय नहीं की जाएगी। यानी कानून में जो बात है ना अरेस्ट करने की, बिना कानून के नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, या तो इस किताब के इस संहिता के तहत जो कानून है, और अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई दूसरी विधि जो कानून में मान्य है उसके तहत ही किसी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हमने इसको शुरू किया तो सर्च एंड अरेस्टेड पर्सन का सेक्शन आया था 51। उस सेक्शन के अंदर एक बात बतानी रहेगी कि दूसरे भी एक्ट्स को साथ पढ़ना है, क्योंकि केवल इसको सेक्शन 51 को ही हम वो नहीं कर सकते। अब जैसे कंडीशंस अंडर विच सर्च ऑफ ए पर्सन शैल बी कंडक्टेड, इट इज सेड इन सेक्शन 50 ऑफ द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकेट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985। 1985 के एक्ट में सेक्शन 50 में यह कहा गया है कि धारा 42, 41 और 43 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सर्च विल बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द गजेटेड ऑफिसर और द मजिस्ट्रेट। तो यहाँ वो शब्द नहीं आए हैं, वहाँ पर वो शब्द आए हैं। इसलिए उस एक्ट के तहत जब मुकदमा है तो उसके अनुसार कार्य करना है, और जो उस एक्ट में नहीं दिया गया वो CRPC के तहत कार्य करना है। तो इस प्रकार से हमारे 5वां अध्याय आज पूरा होता है। अब मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ठीक लगी हो तो आप इसे पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप आइकॉन बटन दबाते हैं तो ये आपके पास स्वतः ही नोटिफाई हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल हम करेंगे चैप्टर 6।